जिंदगी जीने का जज्बा हो तो सख्त से सख्त हालात भी आसान लगने लगते हैं, मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। और रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी की ये कहानी भी हौसले और जज्बे के साथ भरी हुई है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि डॉक्टर मंजू वर्मा, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में रिटायर्ड प्रोफेसर रही हैं, एक हिस्टोरियन और एक राइटर की कहानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई ऐसे पड़ाव देखे जिन्होंने उन्हें मायूस किया। उनकी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, जिससे प्यार किया, शादी की, परिवार बढ़ाया, लेकिन उनकी एक सुबह ने उनकी जिंदगी में जैसे अंधेरा कर दिया। ये ऐसा सदमा था जिससे वो आज भी उबर नहीं पाई हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को उन्होंने कैसे गति दी, वो बहुत प्रेरणादायक है। आइए उनकी आगे की कहानी को अब जानते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे भारतीय परिवेश में कि समाज के साथ चलना बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर हमारे पेरेंट्स भी, खासकर बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये ज़रूर कहते हैं कि बच्चे समाज के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त ना मेरे ख्याल से हम लोग, खासकर महिलाएं, दुविधा में फंस जाती हैं। एक द्वंद्व सा होता है, उसमें फंस जाती हैं। हम कह सकते हैं एक इल्हाम कि वो यहाँ जाए या यहाँ जाए, मतलब उसके लिए क्या है। एक वो है जहाँ पे वो जो करना चाहती है, जैसी अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है, और दूसरा रास्ता वो है जो उसको समाज के लिए, समाज के तहत रहना है, दायरे में जीना, उस दायरे में जीना है। तो ये परिस्थिति क्यों वैसे बच्चियों के साथ फिर अब तो वो व्यस्त हुई, उसके बाद फिर शादी, उसके बाद अब तो थोड़ा सा कम हो गया है। पहले जब, क्योंकि आपने महिलाओं की स्थिति की बात की ना, 1981 में तो थोड़ा सा लोग बहुत तंग दिल थे, जरा सा डार्क कपड़े पहनते थे, फैशन करते थे। मुझे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक है, तो मैं परफ्यूम लगाती थी तो लोगों को बड़ा लगता था कि तू परफ्यूम लगा के घूम रही है, इसको तो दुख नहीं है, दुख नहीं है, कहते थे इसको तो दुख नहीं है। अब मैं बताओ कैसे, अब मैं रो के दिखाऊं आपको दुख, तब पता चलेगा। मेरे जानकार हैं, उनका नाम ज्योति बाबा जी है। उनके हस्बैंड के जाने के बाद ठीक वैसी ही कहानी है उनकी ज़िंदगी, जैसी आपकी ज़िंदगी की कहानी थी। हालांकि वो अपनी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। अक्सर लिखती रहती हैं वो फेसबुक पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, अपने उन खूबसूरत पलों के बारे में। एंड एक मेरी एक नज़र उनकी एक पिक्चर पर गई, जो उन्होंने किसी मैरिज इवेंट पे वो गए थे, एंड उन्होंने मेहंदी वाले हाथ ऐसे दिखाए हुए थे। और यकीन मानिए उस पिक्चर को देखकर मैं आई वॉज लिटरली टंग टाइड। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब तो फर्क कि इन्होंने अपनी जिंदगी को नीरस नहीं होने दिया है। अब तो फिर भी फर्क हो गया। पहले जब मैंने 1981 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उस वक्त बहुत तंग दिली थी। अब तो फिर भी समाज में बदलाव आ गया, पहले से बदलाव आ गया। अब लड़कियां ही परवाह नहीं करती, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। yes. मैं भी तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने तो सबसे यूनिवर्सिटी में एक हाईएस्ट जो है प्रोफेसर रैंक हासिल किया है, लेक्चरर से प्रोफेसर बनी हूँ। तो मैं तो बॉदर ही नहीं करती थी। हाँ, मेरा अपना दिल नहीं कई बार करता था, क्योंकि मैं बड़ी ब्रोकन हार्टेड फील करती थी, तो नहीं, मैं तैयार होके जाती थी। पर जब मेरा दिल करता तो मैं तैयार होती थी, मैं परवाह नहीं करती थी। ठीक है, समाज कई बार नहीं भी करते थे। इट इज़ बोथ वेज। मैंने जो अभी मैं बता रही थी, तो मैंने भी कविताएं जो हैं, मेरी ये एक नई किताब जो है अब बहुत जल्द आने वाली है, तुम अगर होते। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया कि तुम अगर होते। तो इसमें बस ये मेरे ख्याल एंड ऑफ दिस मंथ या बिगिनिंग ऑफ मई आ जाएगी। इसमें मैंने 44 पोइम्स जो हैं वो शामिल की हैं। मैं 125 पोइम्स लिख चुकी हूँ, नॉवल भी एक लिख चुकी हूँ उनके ऊपर। ऐसे धीरे धीरे छपवाऊंगी। आई कीप माई सेल्फ बिजी। अच्छा, वो जो शुरुआत में आपने फिर वो बात की थी कि हिस्टोरियन से आप राइटर बन गए, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ज़िंदगी की तमाम ऐसी परिस्थितियाँ भी आपकी रहीं, आपका वैसा स्टेट ऑफ माइंड हो गया कि आपको खुद भी नहीं शायद पता चला कि एक हिस्टोरियन से फिर आप राइटर कब बन गए, है ना? पता नहीं, एक्चुअली फ्री हो गई
डिपार्टमेंट से रिटायर हुई 2019 में। तो उसके बाद शुरू में मुझे लगा कि मैं अब क्या करूँगी। फिर मैंने यहाँ इस घर में ओमेक्स में शिफ्ट किया, तो ये कुछ शहर से भी कट ऑफ है। पहले तो मैं यूनिवर्सिटी में रहती थी, तो वहाँ तो मैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार 17 चली जाती थी, अकेली चली जाती थी घूमने फिरने, मार्केट घुमाती थी, सारे काम भी मैं खुद करती थी। यहाँ से थोड़ा जाना मुश्किल है, ड्राइविंग मुझे आती नहीं है, गाड़ी मेरे पास है नहीं। तो फिर मैं यहाँ, फिर जैसे ही मैंने यहाँ शिफ्ट किया लॉकडाउन लग गया। अच्छा। कुदरती लॉकडाउन लग गया। मैंने 28 फरवरी 2020 को यहाँ शिफ्ट किया। अच्छा। और 22 मार्च को महीने बाद लॉकडाउन लग गया। तो मैं यहाँ अकेली थी, ना कोई आ सकता था ना मैं जा सकती थी। तो उस वक्त यहाँ ये पूरी कॉलोनी में 5-6 घर ही ऑक्यूपाइड थे, बाकी सारे खाली थे। तो वैसे भी मेरा लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, मैं कम लोगों से बात करना पसंद करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई किसी किस्म की मैं ईगो है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि स्वभाव होता है। नहीं स्वभाव भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जैसे मेरा अगर किसी के साथ ट्यूनिंग बैठ गई तो मैं उसको कहूँगी चाहे वो रोज़ आए मेरे पास। अच्छा। ऐसा नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि कोई मेरे से ये ना पूछे तुम्हारे साथ कैसे हुआ, कब हुआ, तुमने फिर क्या किया। मैं उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे से कोई कुछ ना पूछे, कोई सवाल ना करे, कोई मेरी ज़िंदगी के बारे में ना पूछे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ज़ख्म है ना वो मैं रो पड़ूंगी, उसे दोबारा रिवाइव, मैं दोबारा वो ज़ख्म मेरे ज़ख्म 41 मोर देन 41 ईयर्स हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ हुए। 81 23 है। वो ज़ख्म अभी गीले हैं, वो ज़ख्म तो बल्कि रिस रहे हैं। तो मैंने उन्हीं ज़ख्मों का जो रिसाव है वो इन कविताओं में लिखा है। मैंने इसका जो पहला पेज है उसमें मैंने लिखा ही यही है कि ये कविताएं नहीं हैं, ये मेरे 4 दशकों के ज़ख्मों का रिसाव है, ये मेरा दर्द है, मेरे दर्द की अभिव्यक्ति है जो मैंने कविताओं में लिखी है। ये ऐसे कविताओं की तुकबंदी नहीं की मैंने, तुकबंदी नहीं है कि एक लाइन इधर से उठाई एक लाइन इधर से उठाई, नहीं। ये मैंने एक जैसे आपकी अपने खुद के भाव अपनी जैसे, मतलब मुझे नहीं पता लगता, कई बार मैं रात को 3 बजे भी उठ जाती हूँ, 4 बजे भी मेरी नींद खुल जाती है, मैं नींद में कुछ कविता लिख रही हूँ तो मैं उठ के फिर लिखना शुरू कर देती हूँ। उठ के आई टेक ए कप ऑफ टी और मैं फिर लिखना शुरू कर देती हूँ। अभी ना रिसेंटली मेरा कोई स्टूडेंट है, मेरे कई बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े दे आर वेरी अफेक्शनेट और मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे समझते हैं, जिन्होंने मुझे बड़े सालों से देखा है, मिलते हैं कई बार और वो मिलना लाइक भी करते हैं और मेरे साथ बैठ के घंटों स्पेंड करना लाइक करते हैं कि मैडम से ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो थोड़ी बहुत पत्री भी देखता है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू मेरी पत्री देख, मुझे तो कहीं से कोई हक ही नहीं मिलता। तो कहता मैडम आपने हक क्या करना है, आपको तो आपकी ज़िंदगी तो चाय से शुरू होती है और चाय पर ख़त्म होती है। उसने इतना कहा, थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दिया। तो मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, उसके ऊपर मैंने कहानी लिखी है, हमें चाय से इश्क है। अच्छा। मैं 9 कप चाय पीती हूँ पूरे दिन में। अच्छा। 9 कप। हाँ। तो फिर मैंने उसमें यही लिखा है कि चाय मेरी दूसरी मोहब्बत है। पहली मोहब्बत तो रात सर थे, पहली मोहब्बत तो रात सर थे, तो दूसरी मोहब्बत मेरी चाय है। तो मैंने इसके ऊपर पूरी कहानी लिख दी है। हाँ। तो अब मैं उस कहानी को जिस दिन इंटरनेशनल टी डे होगा उस दिन शेयर करूँगी। वाह क्या बात है, क्योंकि उसने मुझे आइडिया दे दिया। इसी प्रोग्राम की ही कड़ी में एक ना कला से जुड़े हुए व्यक्ति से मिलने का मुझे मौका मिला था। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि एक कलाकार, आप एक कलाकार भी हैं, है ना, आप एक रचयिता हैं, तो उनका जो दिमाग होता है, हाथ होता है,
कई और जगह उनका जो divert- मन है, मेरे ख्याल से ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तभी तो आपने वो जिक्र किया ना कि नींद में भी कुछ सोचा नहीं, और मैं जैसे ही बस आंखें खुली तो उसको बस पेन डाउन कर मैं डाला, लिखना शुरू कर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती भी टाइम क्या है, मैं मोबाइल पर खुद ही टाइप करती हूँ। हाँ। हिंदी अच्छा खुद मंजू टाइप। मैम, इतनी बातें हो गई हैं, समय जो है वो बीतता चला जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई जो शायद जिनको अभी तक हमने छुआ भी नहीं है। व्हाट इज मंजू वर्मा सर्वाइवल सीक्रेट? सर्वाइवल सीक्रेट हार्ड वर्क। फॉर होल डे मैं सारा दिन मेरे हाथ में कोई ना कोई काम रहता है, किताबें और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना होती, अब पता है मेरी तो शादी 19 साल की उम्र में हो रही थी। अच्छा। किसी के साथ, हाँ। समवेयर एल्स। अच्छा। तो ऑलमोस्ट तय था। कोई सेरेमनी नहीं हुई थी, पर बातों बातों में सब तय था। अच्छा। राज सर मिल गए, हाँ। कहते मैं तो शादी नहीं करने दूंगा तुम्हें। शादी मेरे साथ करोगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी चाहती थी। वो नहीं, मैं भी चाहती थी, वो भी चाहते थे, मैं भी चाहती थी। तो जहाँ कर रहे थे मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। मैंने देखा भी नहीं था वो कैसा है। तो इनको तो देखा भी था, और प्यार में भी हम पागल थे दोनों। लिटरली वी वर मैड फॉर ईच अदर। तो शादी हुई जब, तो मुझे कहते, क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र थी उनकी उस वक्त, मैं 19 साल की थी, वो 21 साल के थे। तो 21 साल की उम्र में तो नहीं शादी हो सकती थी। तो वो कहते तुम्हें वेट करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर 3.5 साल वेट की उनकी, 3.5 साल वेट की उनकी। वो IPS में आए, वो 24 साल के हुए, मैं 22 साल की हुई, फिर हमारी शादी हुई। तो कितना लॉन्ग रिलेशन आपका रहा फिर? हमारा हम 8 साल, मतलब 4.5 साल हमारी मैरिड लाइफ है, और 3.5 साल कोर्टशिप है, प्रेमालाप जिसको आप कह देते हैं। तो शुक्र है मैंने MA कर ली थी, MA कंप्लीट कर ली। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की MCM DAV कॉलेज में, 3 साल वहाँ भी जॉब की है। तो सीक्रेट की जो आप बात करते हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। मेरे जैसी अच्छी भली लेडी के लिए भी है, उसको भी ज़रूरत है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की। लेकिन अगर कोई लड़की विडो हो जाती है या उसका डाइवोर्स हो जाता है, उसके लिए तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मस्ट है। उसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर, नहीं तो वो जो घर परिवार के लोग हैं ना, वो उसको नौकरानी बना लेंगे। वो उसको कहेंगे कि पिछले महीने तो दिए थे तुम्हें 5,000, फिर तुम पैसे मांग रही हो। बार बार पैसे नहीं मांग सकते आप घर वालों से। आपके अपने हाथ की जो मनी है, आपकी जो अपनी मेहनत है, वो आपको स्वाभिमान देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आप किसी से मांग, अब मैंने किसी से मांगा नहीं, ना इन लॉज से, ना पेरेंट्स से, किसी से नहीं मांगा। 28 सितंबर 1981 को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उनकी लास्ट सैलरी मिल गई सितंबर की, और 16 अक्टूबर 81 में मैंने ज्वाइन किया, मुझे अपनी सैलरी मिल गई। मैंने कभी नहीं मांगा। मेरी सर्वाइवल जो है, मेरी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। फिर मेरी मेहनत है कि मैंने अपनी पढ़ाई की, हायर स्टडीज परस्यू की। अभी भी मैं तो किताबें आप देख लो, मैं अभी भी पढ़ती हूं। ये उन महिलाओं के लिए मैसेज है जो अपनी लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसी और के हाथ में थमा देती है। बच्चियों को फैशन सिखाने की बजाय उनको पढ़ाएं। उनको मेकअप किट नहीं दें। मैंने देखा आजकल लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो फैशन ट्रेंड और वो सब कर रही हैं। मैं कई बार देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या है, उनको पढ़ने की उम्र में आप उनको फैशन किट दे रहे हो। फैशन किट और वो कर रहे हैं उसी तरीके से, वो उनके आव भाव हैं। सिंपलिसिटी में ठीक है, चलो फैशन किट भी ठीक है, पर पढ़ाई जो है ना वो मस्ट है। इतनी वर्थवाइल कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, उसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आप किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते, विडो हो या डाइवोर्सी हो, आप डिपेंड नहीं कर सकते किसी पर। ये मेरी सर्वाइवल का राज है। अगर मैं इकोनॉमिक, मैं तो कई बार कहती हूँ शुक्र है कि राज सर ने मुझे पढ़ने के लिए मोटिव, वो कहते मैं इतने करूँगा अपनी, क्योंकि मैं उस वक्त MA पार्ट 1 में थी जब वो मुझे मिले थे। कहते मैं इतने IPS का इम्तिहान दूंगा। उनका मोटिव था कि मैं IPS का इम्तिहान दूँ। कहते मैं इतने IPS करूँगा, तुम इतने MA पूरी कर लो। तुम्हें क्या जल्दी है शादी की, कहाँ करना चाहती हो, डू यू लाइक हिम, डू यू लव हिम,
मैंने कहा नो। कहते देन आई लव यू, तुम फिर मेरे साथ शादी करो, उससे उससे क्यों करना चाहती हो? मैंने ये सारा अपने नॉवल में दिया है, मैंने ये सब कुछ अपने नॉवल में लिखा है जो अभी आने वाली है। वो तो ये पहले तो पोइट्री आ चुकी है, अब दूसरी फॉर्म में। दूसरा, हाँ वो नॉवल आएगा अगले बस नेक्स्ट इन 2-3 मंथ्स वो नॉवल भी आ जाएगा। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ और हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ। ज़रूर। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी सर्वाइवल सीक्रेट को जानकर भी। ये सर्वाइवल सीक्रेट हर उस एक बिग अचीवर का होता है जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसके साथ साथ नहीं तो ठोकरे हैं, नहीं तो सिर्फ ठोकरे, नहीं तो ठोकरे हैं, ठोकरे ही हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है। तो घर परिवार के लोग भी करेंगे, बाहर के लोग भी शोषण करेंगे। आप देखते ही हैं, अखबारों में पढ़ते ही। नहीं, इस शोषण को रोकना है तो आपको उसके लिए औरत का पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मेरा भी कई बार दिल करता है कि मैं, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी देखी और मैं अपने आप को फुली एम्पावर्ड समझती हूँ, तो मेरा कई बार दिल करता है कि मैं विलेजेस में जाऊँ। मैं बहुत सारी, जब मैं इधर उधर लेक्चर देने पंजाब में जाती हूँ, गाड़ी में जाती हूँ, अच्छा। तो मैं रास्ते में देखती जाती हूँ कि औरतें जो हैं, गांव की औरतें सिर के ऊपर बड़े बड़े वो घास फूस के वो रख के, बंडल रख के, गठड़ी रख के पैदल जा रही होती हैं, टूटी चप्पल पहनी हुई है। मुझे लगता है कि हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेरे देश की महिलाएं तो टूटी चप्पल पहनकर बेचारी पैदल चली जा रही हैं, एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जा रही हैं। कैसे जा रही हैं इनको तो कोई नज़र, इनको तो देखता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिले तो मैं उन औरतों को कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए मोटिवेट करूं। मेरे हस्बैंड ना रुद्रपुर में कमांडेंट थे, किसी बटालियन के कमांडेंट थे, तो वहाँ ना जितने भी सारे वो कांस्टेबल्स होते हैं और उनसे जो छोटा स्टाफ था, उनके जो अंडर होते, उनकी सबकी वाइफ्स को इकट्ठा करके मैंने एक वेलफेयर सेंटर चलाती थी उस ज़माने में। अच्छा। जबकि उस वक्त मेरी उम्र 25 साल की थी। तो उस वेलफेयर सेंटर में हम जितनी भी कांस्टेबल्स की वाइफ्स थी उनको सबको पूछा कि तुम्हें क्या क्या काम आता है। तो उन्होंने बताया, किसी ने कहा मुझे बुनाई आती है, किसी ने कहा सिलाई आती है, किसी ने कढ़ाई, किसी ने वो मिर्चों का, क्योंकि यूपी का ऑर्डर था, मिर्चों का अचार बनाना आता है। अच्छा। तो वो उन सबको फिर हम उनको कहते थे कि हम तुम्हें सामान ला के देंगे, तुम बनाओ और हम इसको सेल करेंगे, फिर तुम्हें पैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये काम हम हर जगह, हर गाँव में कर सकते हैं। नहीं, आई रिमेम्बर, मतलब मुझे लगता है कि कोई मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ करूं। आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। आई गेस उस वक्त 27 साल की उम्र में जब मंजू को अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ी, तब उसने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और कुछ जो उसके एस्पिरेशन जो मेरे ख्याल से राज सर ने उनको दिखाए थे या करने हैं, अभी भी है मेरे पास, उसको पूरा करने की उस राह पर वो चल पड़ी। और हाँ, मेरा यही सवाल, और ये तो आपने जिक्र किया कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। मैं चाहती हूँ कुछ करूँ कि मैं गांव में जाऊँ। जो गांव में अनपढ़ औरतें हैं, वो अनपढ़ ज़रूर हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, इसलिए बेचारी अनपढ़ रह गई। शायद उनको मिलता तो वो भी करती, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आता होगा, कोई ना कोई छोटे छोटे कोई कुटीर उद्योग के काम आते होंगे जिनको, बल्कि हम कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं, उनके थ्रू हम कल्चर रिवाइव कर सकते हैं। ये मेरा बहुत दिल है करने का। नहीं, बिल्कुल मुफलिसी की जिंदगी जी रहे ऐसी महिलाओं को कुछ पैसे कमा सके। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने वो मैसेज मैम बहुत अच्छा दिया, ये उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनके लिए आज शायद ज़िंदगी सिर्फ कुछ हद तक ही है कि जो आपने आजकल की दुनिया की बात कही है, हर औरत कर सकती है अगर वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाए, वो अपने आप को पहचाने कि मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा सोचे। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी औरत नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसी औरतों की मदद करूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली मंजू वर्मा ये जरूर करेगी, बिकॉज उसने अभी तक बहुत कुछ अचीव किया और उसने बहुत कुछ हासिल किया है, तो ये भी जरूर होगा। नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी औरतों की जरूर मदद करूँ ताकि वो अपने, मेरे जैसे वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। मैंने तो बेगर्स के ऊपर काम किया। मैंने बेगर्स के ऊपर एक लेक्चर तैयार किया, भूटान दे के आई थी। अच्छा। फिर किसी वक्त
मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी अब आपके पास कि बेगर्स को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो क्रिपल्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकली, मुझे लगता है मंजू ने कोई छोड़ा नहीं, कोई फील्ड नहीं, बस कुछ ना कुछ मैं खाली समय यूटिलाइज करती हूँ, क्योंकि लोगों से मैं कम बात करती हूँ पर मैं ऐसी बातें सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करते हैं यूजुअली है ना। ये जो ये क्रिएटर होते हैं ना, ये ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, कुछ सोचती रहती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने वो बेगर्स के ऊपर पूरी पीपीटी तैयार की हुई है। वो मैं भूटान जाके देके आई थी कि हम कैसे बेगर्स में से ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कैसे कर सकते हैं बेगर्स में से। राइट। वो बड़ी मतलब बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने पीपीटी। तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा भी कि मैडम इसको कहीं यूटिलाइज करो आप, ताकि बेगर्स को जो है यूज़ कर सकें। डेफिनेटली मैम, मौका हमें मिला तो हम उसके बारे में भी जरूर आपसे पूरे डिटेल में जरूर जानेंगे। मेरा दिल है कि मैं जरूर लोगों को बताऊं। आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है जो अभी फिलहाल समय की कमी की वजह से हम कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगली बार जरूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज मंजू वर्मा को थोड़ा और गौर से जाना है, आपसे इस तरीके से बातचीत करके एक सुनना किसी और के मुंह से किसी के बारे में, और फिर सामने आकर उस हिसाब से ऐसे बात करना, ये बहुत अंतर है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं। अगर मेरी लाइफ के बारे में जानकर, मेरे स्ट्रगल को जानकर अगर कुछ लोग औरतें मोटिवेट होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम, इट विल मोटिवेट। मैं भी चाहूँगी कि औरतें जो हैं, जो भी उनके साथ हुआ, जैसा भी हुआ, कम से कम वो अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। अपनी बच्चियों के साथ उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दें, क्योंकि लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। वैसे भी लड़कों के लिए तो माँ बाप अपनी तिजोरी वैसे ही खोल देते हैं। लड़कों के लिए तिजोरी खुल जाती है, लड़कियों के लिए तिजोरी बंद रहती है। परिवेश मैम बहुत बदला भी है इसको लेकर, लेकिन अभी और बदलने की जरूरत है। वो आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, क्योंकि मैंने तो भुगता है। मैं तो भुक्त भोगी हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि विडो डॉटर और विडो डॉटर इन लॉ दोनों का सम्मान वो नहीं होता जितना हस्बैंड के साथ आने वाली डॉटर और हस्बैंड के साथ आने वाली डॉटर इन लॉ के। आपने ना अपनी बातों में बहुत सारे अहम सवाल भी खड़े किए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे उस पर वो अपना फीडबैक भी जरूर दें, और उस पर अपना उन सवालों पर अपनी जो राय है वो जरूर दें। मैंने तो एक अपना फेसबुक के ऊपर एक पेज क्रिएट करना है। वैसे तो मेरे बहुत सारे पेजेस हैं। एक तो डॉक्टर मंजू वर्मा अंदाजे बयां है, उसमें 4200 फॉलोअर्स हैं मेरे इसमें पेज पर। और एक पेज मैं बनाना चाह रही हूँ, समाज का आईना। अच्छा, ओके। उसमें मैं लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि लोग अपनी स्टोरी दें। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि मैडम आप अपना नंबर शेयर करो, हम अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं, आप हमारी स्टोरी कवर करो। तो मैं अपने आप को मैंने बोल्ड बना चुकी हूँ। ब्रोकन तो मैं हूँ, आज भी हूँ। मैं आपके सामने नहीं रोऊंगी तो पीछे बैठ के रो लूँगी। रोती तो मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं अपना नहीं, वो कभी है ना, वो आंसू बहाना भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो अपने काम समय की। लेकिन मैं वो जो समाज का आईना बनाने लगी हूँ, एक पेज क्रिएट कर रही हूँ, उसमें मैं लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि वो मुझे मेल करें अपनी स्टोरी। फिर मैं उस स्टोरी को, उनका जो आइडेंटिटी है उसको मैं कॉन्फिडेंशियल रिवील नहीं करूँगी, पर उनकी स्टोरी को जरूर शामिल करके समाज को आईना जरूर दिखाऊंगी। समाज, वैसे भी गाने भी तो ऐसे ही आते हैं, सॉन्ग भी ऐसे आते हैं। एक वो मैंने पंजाबी सॉन्ग आपने भी सुना होगा, वो लड़की कहती है मैं स्टेशन ते गड्डी स्टेशन ते पर आई है, अपनी माँ को कहती है तू आके मिल मुझे। वो कहती है तेरा भाई आएगा मिलने। अच्छा। तो मैंने कहा माँ का मिलने का कोई दिल नहीं करता, भाई मिलेगा? वो कहती है क्योंकि भाई अब तेरे मायके हैं, तो माँ का, इसका मतलब माँ ने अगर लड़की विदा कर दी तो फाहा उतार दिया। कमाल की बात है। कैसा समाज है, कैसी मानसिकता है मदर्स की। ये जो आपने मैं पुरानी की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात नहीं करी। नहीं, मेरी जो बेटी है, एक्चुअल में है, जो मेरी बेटी है, आई हैव सन एंड डॉटर। मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेली सिंगल मदर थी, मैं ज्यादा कुछ बना ही नहीं सकी। मेरे पास बहुत थोड़ी सी पूंजी है,
थोड़ा सा मेरे पास पैसे हैं, मैंने सारे स्ट्रगल में लगाए, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आधा तेरा है, आधा तेरी बहन का है, तुम्हें दोनों को बांटना है उसको मेरे बाद। ये नहीं कि समाज को तमाशा दिखाना है, आधा तुम्हारा आधा बेटी का। मैंने पहले ही उसको, जो मुझे यूनिवर्सिटी से पैसे मिले, मैंने पहले ही बेटी के नाम जमा करवा दिया, आधे बेटी के नाम जमा करवा दिया, आधे बेटे के नाम जमा करवा दी, पहले ही डिवाइड कर दी बराबर। जेंडर इक्वालिटी, अब बताओ कहाँ है जेंडर इक्वालिटी? नहीं है। ये इनइक्वालिटी भी तो मैम घर से ही शुरू होती है। तो समाज ने थोड़ा देनी है, समाज के पास थोड़ा आपकी जायदाद है। yes. वो क्यों देंगे आपको? आपको तो, अगर आपको परिवार ने नहीं दिया तो समाज से तो एक्सपेक्ट करने का कोई हक ही नहीं है आपको। कौन सा समाज की बात कर रहे हो आप? किसी दिन ना, किसी वक्त आप इक्वालिटी के ऊपर एक अलग डिबेट रखो। मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। बिल्कुल, विल डू दैट। मैं आपको बताऊंगी कि लोग, कहीं मेरी डिस्कशन होती है तो कहते हैं नानक छक। कौन सी नानक छक? करोड़ों की जायदाद के सामने 5 लाख की नानक छक को आप कह देते हैं कि हमने नानक छक दी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी डिस्कशन होनी बहुत जरूरी भी है। बहुत अहम सवाल है। और मेरा तो एक ये भी सवाल है कि आप लड़कियों को, बेटियों को देने के लिए कानून क्यों बना रहे हैं? बेटों को देने के लिए कानून तो कभी नहीं बनते, उनका तो बाय बर्थ ही हक है। क्यों? हाँ, ये सोचने पर आपने मजबूर किया, क्योंकि अब है, अब ये चीजें हैं, ये एग्जिस्ट जरूर करते हैं कानून, लेकिन ये लाने ही क्यों पड़े? आप इक्वालिटी के ऊपर अलग से एक डिबेट रखिए, जब मर्जी आ जाइए। मैं आपको उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि समाज को पता चलना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आप ये शैलो बातें करते हैं। क्यों कानून की जरूरत है? बेटियों के लिए कानून की किस लिए जरूरत है? अगर मेरी बेटी है तो मेरी बेटी के लिए कानून सरकार क्यों बनाए? अपनी बेटी के लिए कानून मैं खुद बनाऊंगी। राइट। उसको देने के लिए मुझे कानून की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अपनी बेटी को कुछ देना है तो मैं, क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और उसके लिए कानून की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। कानून, कौन सा कानून? तो बहुत सारे अहम सवाल हैं जो समाज को मैं आईना दिखाना चाहती हूँ। मेरे दिल में इतना दर्द है, इतने जख्म है मेरे अंदर कि मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। आप जो समाज देख रहे हैं, ये समाज तो, ये तो दोहरे मापदंड है। उससे पूछो जिसने जिंदगी में दुख देखे हैं, वो बताएगा समाज क्या है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में खुश हैं, जिंदगी देख रहे हैं, उनको क्या पता समाज क्या है? उनको समाज का नहीं पता। समाज का मेरे जैसी औरत से पूछो समाज क्या है, परिवार क्या है। हमारा समाज और माता पिता जो हैं, हम अपनी बेटियों को ऐसे निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं कि समाज क्या कहेगा? वो वापस आ गई तो उसको ज़बरदस्ती आपने भेज दिया कि नहीं, समाज क्या कहेगा। उन्होंने, माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर ज़्यादा बात है, भेजना भी था तो कुछ लोग मिलके पंचायत बना के उस लड़के से बात कर सकते थे, उसको समझा सकते थे, उसकी काउंसलिंग कर सकते थे। आप कौन से समाज से डरते हो? आप अपनी बेटी को गंवाने के लिए तैयार हो। बेटी जाए तो जाए, समाज में इज्जत ना जाए। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? मैं तो सोच सोच के इतनी परेशान होती हूँ इन बातों से कि मुझे इन सारी चीज़ों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा सारा वक्त जो है, खाली टाइम, मैं कुछ ना कुछ समाज के बारे में सोचती हूँ कि कौन से समाज का हम सृजन कर रहे हैं। ये मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। माँ बाप का समाज, लोगों का समाज, या हम सब जो मिलकर समाज बनाते हैं, कौन से समाज की बात कर रहे हैं? क्या मैं अपनी बेटी को दूसरे समाज के लिए बड़ा कर रही हूँ कि अपने लिए बड़ा कर रही हूँ कि उसके लिए बड़ा कर रही हूँ? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर
डिबेट होना चाहिए। नहीं, ये आपने बहुत ही सही कहा है कि मैम ये सिर्फ सतही बातें ही हैं, है ना? तो शैलो कहते बातें। वो औरत Yes, कहती है अपनी बेटी yes. को, Sometime कहती भाई आपने- आएगा, हाँ, भाई मायके हैं, हाँ। भाई मायके नहीं बन सकते, भाभियां मायके नहीं बन सकती। टू बी वेरी फ्रैंक, आप मेरे साथ ओपन डिस्कशन करो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। नहीं, इट इज ए लॉन्ग डिस्कशन। I agree with all the things you just said मैं that. तो कानून छोड़ो, आप कानून को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर नहीं मिलता घर में, समाज ने नहीं देना, परिवार ने देना है। अगर परिवार आपके साथ नहीं, आप कौन से समाज की बात कर रहे हो? अगर परिवार आपके साथ है ना, तो समाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर उंगली उठा सके। आपने पहले समाज की बात मुझसे की थी। समाज नहीं कुछ कहता, उसके पास टाइम नहीं है, परिवार करता है। जो खुराफात होती है परिवार से होती है। परिवार, अपना परिवार, कितने परिवार, ये सब अपने कुछ, परिवार, ये सब समाज ही तो है नान फिर। ये तो परिवार है। बहुत सारे परिवार मिलके समाज बन गए ना। तो वो समाज अगर आपके साथ है, मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हैं, मैं जगह जगह जाके सुनाती हूँ, लोग सरप्राइज होते हैं सुन के। तो आप ओपन डिस्कशन करो ना, इक्वालिटी की बात कहाँ करते हो आप? कौन सी इक्वालिटी? देयर इज नो इक्वालिटी। इक्वालिटी तो अंबेडकर जी ने दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है, बट इन फैक्ट वर्चुअली देयर इज नो इक्वालिटी। परिवार देने को तैयार ही नहीं है। तो ये क्या हम कहें कि आज भी ये है हमारे समाज की वास्तविकता? मानसिकता बहुत खराब है ही नहीं, इक्वालिटी है ही नहीं। मेरे साथ तो इक्वल कभी नहीं हुआ। मैंने तो वॉट एवर आई अचीव्ड, मैंने अपने नंगे पैरों का सफ़र है मेरा अपना सफ़र है। मैंने किसी से कुछ नहीं कभी मांगा, ना किसी ने मुझे दिया, ना कोई मदद दी। मैं तो अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। और आज भी मैं 69 साल की पूरी कंप्लीट होने वाली हूँ। आज भी मेरा दिल करता है कि मुझे आप कहीं किसी कुर्सी पर बिठा दीजिए, मैं पूरा आपको जस्टिस करके दिखाऊंगी, पूरा जस्टिस करके दिखाऊंगी, पूरे दिल से काम करूंगी। क्योंकि जब आप सोच लेते हैं ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप करके दिखा सकते हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा, मौका तलाश कर रही हूँ कि मैं कुछ करूँ ताकि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि आप काम कर सकते हैं। नहीं, आपके जैसे मोटिवेटर्स की मैम ज़रूरत भी है। अच्छी बात है कि बच्चे बहुत खुश नसीब हैं वो जो आपके पास घर पे भी आते हैं पढ़ने के लिए, और आप उन्हें लेक्चर भी देने जाते हैं। तो मैं तो यही बैठ के उनको लेक्चर दे देती हूँ। बातें जो है ना वो एक्चुअल में उन्हें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना, मुझे इतने सालों से देख रहे हैं। बहुत सालों से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अभी मैंने वो नॉवल अपना शेयर किया राज सर के ऊपर। तो वो भी पढ़ के वो तो अब बल्कि मुझे कहते हैं मैडम अब तो हम और भी आपको ज़्यादा जानने लग गए। इवन मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी पढ़ा है नॉवल, मेरी भाभी ने पढ़ा है। वो कहते हैं हमें तो दीदी इतनी बातें पता ही नहीं थी जो आपने नॉवल में लिखी हैं, वी नेवर न्यू। मैंने कहा अच्छा, इस बहाने आपको सारी मेरी ज़िंदगी के बारे में पता चल गया। अब लोग, वो नॉवल मैंने फेसबुक पर शेयर किया अपने टाइमलाइन पर, तो लोग मुझे कह रहे हैं कि उनकी डेथ के बाद की भी स्टोरी आप दो, हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे सरवाइव किया। बस लेकिन यही वो एक कारण था कि वही एक सर्वाइवल सीक्रेट वाला क्वेश्चन भी आपसे हुआ, और मकसद यही था कि उस समय के बाद कि मंजू की जो लाइफ थी वो फिर किस तरीके की थी, किस तरीके का उसका स्ट्रगल रहा, और बस खूबसूरती से जिंदगी को खूबसूरत बनाने की दर्दनाक बन गई। शुरुआत तो खूबसूरती से हुई थी। आपके बच्चे अब वेल सेटल्ड हैं? हाँ, वेल सेटल्ड, बच्चे वेल सेटल्ड। उनके साथ जिंदगी आपकी खूबसूरत है? हाँ, जाती हूँ मैं उनके पास, बच्चे अलग रहते हैं, जाती हूँ मैं उनके पास, जब मेरा दिल करता है मैं जाती हूँ, बुलाते रहते हैं। तो मोस्टली मैं यहाँ अकेली रहना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपना काम करती रहती हूँ, लिखने पढ़ने का मुझे। तो पूरे अब दिन का क्या स्केड्यूल आपका रहता है? क्योंकि अभी तो आप रिटायर्ड हैं, हालांकि आपने इन बिटवीन बीच में बताया कि लेक्चर्स के लिए जाना होता है, बच्चे भी घर पे आते हैं। वैसे अमूमन क्या आपका स्केड्यूल रहता है
सुबह से लेकर फिर रात तक? बस घर का काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा। वो तो क्योंकि No maid। लॉकडाउन से ही शुरू हो गया था अपने आप काम करना, तो आदत पड़ गई। तो मेरे पास ज़्यादा कोई, अकेली हूँ तो थोड़ा बहुत एक दिन छोड़ के सफाई कर ली, कुछ कर लिया, खुद अपना सारा काम कर लिया, खाना मैं खुद बनाती हूँ। ठीक, और मोस्टली मैं किताब कलम वो आपके अपना साथ, आपकी जिंदगी के एक साथ नॉवल जैसे जुड़ में गई है। 125 अच्छा। कविताएं लिख चुकी हूँ। 125 कविताएं हो चुकी हैं, और एक नॉवल लिख चुकी हूँ राज सर के ऊपर। ठीक। और एक दूसरा मैं लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर लिख रही हूँ। बाल साहित्य की 3 कहानियां लिख चुकी हूँ। और एक नॉवल मैं, और मेरे पास माइंड में घूम रहा है, वो मैं इंग्लिश में लिखूंगी। वो मैं ये नॉवल पूरा करने के बाद वो मेरे माइंड में चल रहा है। तो लिखने के अलावा और काफी एस्पिरेशंस भी हैं, आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन इसके अलावा और मंजू क्या क्या करती हैं जो उन्हें पसंद है? कुकिंग का तो खास मुझे इतना नहीं है। अच्छा। अपना बस थोड़ा बहुत बनाती हूँ, ज़्यादा जो मुझे खाना पसंद है। नजाकत बीच में नहीं आती है, ये नजाकत नहीं है खाने में, मेरे नजाकत नहीं, तो फटाफट जल्दी बना के, क्योंकि मुझे काम करना होता है, लिखना पढ़ना होता है। फेसबुक में मैं सारा दिन उसमें अपनी स्टोरीज और अपना शेयर करती रहती हूँ। एक बार जैसे आज स्टोरी शेयर करूँगी तो 3-4 दिन अगर नहीं करूँगी तो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मैडम बहुत दिन हो गए, आपने अगली कड़ी, क्योंकि वो एपिसोड्स में डालती हूँ। जो राज सर की स्टोरी थी वो मैंने 80 एपिसोड्स में डाली है। अच्छा, ओके। उसमें एक एपिसोड जैसे दिया तो थोड़े दिन बाद मैसेज आया, मैडम आगे की कहानी भी दे दीजिए। फिर करते करते फिर लोगों ने कहना शुरू किया, मैडम रोज़ लिखो, थोड़ा थोड़ा रोज़ शेयर करो, हमें क्यूरियोसिटी होती है। तो फिर मैंने रोज़ लिखना शुरू किया। मैंने 3 महीने में 80 एपिसोड कंप्लीट कर दिए। वाह, तो कमेंडेबल। अब भी लोग कह रहे हैं कि मैडम थोड़ा थोड़ा रोज़ दो। वो मैं लिव इन रिलेशनशिप पर लिख रही हूँ आजकल। दैट्स वेरी नाइस तो टॉपिक। किसी ने मैसेज डाला था, कोई कहते मैडम कोई ऐसी कहानी दो जिसके ऊपर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकूं। तो मैंने फिर लिव इन के ऊपर थोड़ा सा, मेरे पास आइडिया था, किसी को मैंने देखा था तो मैंने वो शुरू किया। ट्रू है थोड़ी सी स्टोरी, वो ट्रू है, नेम्स बदल दिए, ओके, स्टोरी ट्रू है। चलिए, वही कि मैं चाहूंगी, आपने हालांकि आपकी हर खाने में चाहे आपकी नजाकत ना हो, लेकिन आपकी बातों में, आपके लिखने में नजाकत थोड़ी बहुत डेलिकेसीज बना लूंगी। नहीं ऐसे तो मैं आपको सपाट अच्छी चीजें बना के खिला सकती हूं। नहीं बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो काम है, उसमें हर कहीं हम जो है नज़ाकत, आर्ट जो है वो ज़रूर देखते हैं। बहुत अच्छा लगा मंजू जी आपसे आज बातचीत करके। थैंक यू। एंड कोशिश यही रहेगी कि आज जिन जिन मुद्दों को आपने उठाया है, ये सिर्फ आपकी कहानी, आपकी रियल लाइफ कहानी उसी में से निकला है, उसी में से ही ये तमाम चीजें निकली जेंडर इक्वालिटी नहीं है ये। मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है, नहीं, बेटियों को इतना बुरा क्यों माना जाता है? नहीं, मौका मिलेगा तो मैम जस्ट हिंदी की और प्रोग्राम से आपको फिर हम दोबारा जोड़ेंगे जरूर। लेकिन आपकी आज इस कहानी को हमने सुना, अच्छा लगा, उतनी ही प्रेरणादायक भी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो दर्शकों ने देखा है उनके लिए भी उतनी ही प्रेरणादायक है, क्योंकि आप डॉक्टर मंजू वर्मा प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकालने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। आप जस्ट टीवी का भी बहुत बहुत थैंक यू, और व्यूअर्स का भी जो मुझे सब देख रहे हैं, सारी आपकी टीम का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मंजू वर्मा जी की ये कहानी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं और राइटर भी हैं, कवित्री भी हैं, आज उनकी इस रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को आपने जाना है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ज़िंदगी के उनके इस अनकहे पलों में कुछ ना कुछ आपको जो है प्रेरणादायक ज़रूर लगा है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बैठे मुझे लगा है। ये कहानी उनकी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप हमें लिख सकते हैं, और लिखने के लिए नीचे दिए गए ईमेल आईडीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर आपके फीडबैक का, प्रोग्राम को लेकर सुझाव जो आप देना चाहते हैं, उसके लिए भी, उसे जानने के लिए मैं काफ़ी आतुर हमेशा रहती हूँ। तो इस एपिसोड के बाद भी ज़रूर रहूँगी, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।